हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलो आज बताओ, आप लोग बताओ क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। उस पे उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हम लोग देखे थे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कंपाउंड कम रिएक्टिव होता है, और उस पे हम जो बेसिक क्वेश्चन था वो भी करवाए थे पिछले वीडियो में। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे प्यार से शॉर्ट में SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर SN2 रिएक्शन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, इससे पहले हम लोगों ने SN1 रिएक्शन पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। क्या है SN2 रिएक्शन? तो देखो, इससे पहले SN1 रिएक्शन थोड़ा सा बताओ आप लोग। SN1 रिएक्शन हम लोग देखे थे कि 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। पहला स्टेप में हेलाइड आयन बाहर जा रहा था और एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा था, और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक कर रहा था और उसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा था। मतलब वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था रिएक्शन, ठीक है। और SN2 रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में। यहां पे देखो SN1 रहेगा, यहां 1 रहेगा तो इसका उल्टा याद रखना, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। और यहां पे 2 है तो इसका उल्टा 1 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो SN1 रिएक्शन इट इज completed in 1 स्टेप या सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है तो क्या क्या होता है? तो देखो, Cl bond is kept and CNU bond is formed simultaneously। एक ही स्टेप में इसमें क्या क्या होगा? तो देखो, हमारे पास जो कार्बन और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होगा, कार्बन के साथ मान लो जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ हैलोजन रहेगा। तो हैलोजन का निकलना यानी बॉन्ड का टूटना, Cl बॉन्ड का टूटना, और इसके टूटने के बाद क्या होता है? SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि पहले स्टेप में L जो था वो बाहर निकल रहा था और दूसरे स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उसी समय कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा भी। तो बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना दोनों साथ साथ होता है। Cl bond is cleaved and CNU bond is formed simultaneously। कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड का टूटना और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनना दोनों एक ही साथ होता है। मतलब Cl बॉन्ड का टूटना तथा CNU बॉन्ड का बनना दोनों साथ साथ होता है, यानी दोनों काम एक ही साथ होता है। कार्बन और लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनता है और दोनों क्रिया साथ साथ होता है। तो देखो, इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि पूरा रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो देखो, हमारे पास एक हैलोएल्केन है और इसे हमें किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाना है। ओके,
ये हेलो एल्केन है और दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा, तो देखो एक एग्जांपल से समझना, इसको बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखो और समझो। देखो गब्बर सिंह को जानते हो, नहीं जानते हो, चलो आज बता रहे हैं कौन था गब्बर सिंह। देखो ए जो है, ये है बीरू, मान लेते हैं ये क्या है, बीरू है, लिखना नहीं कॉपी में, बीरू सिर्फ समझने के लिए, बीरू है। और ए जो है, ये हमारा है गब्बर, ओके। और ये जो ये सुंदर सा कुड़ी तुमको दिखाई दे रहा है, ये है बसंती, बसंती। अब देखो तीन बहुत ही फेमस कैरेक्टर यहाँ पे हैं, बीरू, गब्बर और बसंती। अब कहानी ये है कि देखो ये जो गब्बर सिंह है वो बसंती को किडनैप कर लिया है, गब्बर सिंह बसंती को किडनैप कर लिया है। और देख रहे हो इधर 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 सब जगह से पहरेदार लगा दिया है और सामने फ्रंट पे खुद पहरेदारी कर रहा है, और बेचारा बीरू इधर से बसंती को बचाने आ रहा है। तो ये पूरा मान लो कि इस घर में गब्बर ने बसंती को बंदी बना के रखा हुआ है। ठीक है, फिर से समझ लो, ये बसंती को गब्बर बंदी बना के रखा हुआ है, सामने से खुद पहरेदारी कर रहा है और पीछे से अपना सांबा को लगा दिया है। अब देखो बीरू आया तो बसंती को बचाने, लेकिन गब्बर भी कम नहीं है, ये भी बहुत ताकतवर है। तो बीरू क्या करेगा कि सामने से यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है। सामने से अटैक इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि गब्बर भी जो है वो उतना ही मजबूत है जितना कि बीरू है। ठीक है, कैसे मजबूत है, तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, और जब कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और OH पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। समझ गए, अब समझ में आया कि गब्बर भी क्या है, मजबूत है, किसकी तरह, बीरू की तरह। तब बीरू सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इनके बीच रिपल्सन होगा। ओके, तो अब क्या होगा, देखो सामने से तो अटैक कर नहीं सकता है, तब देखेगा कि कहां से मौका अच्छा है जहां से अटैक किया जा सकता है और बसंती को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामने से तो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने सीधे गब्बर सिंह खड़ा है, क्लोरीन है, और क्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, किसके वजह से, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, और यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो अब बीरू यहां से अटैक नहीं करेगा। अब क्या करेगा, झोपड़ी के पिछवाड़े में जाएगा, यहां आएगा, यहां पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि इधर जो है वो चेला चपाटी है गब्बर का, और चेला चपाटी में उतना दम नहीं है जो बीरू को रोक सके। ठीक है, और इधर से इसको जगह भी खूब दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये क्या करेगा कि बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, कहां पे, कार्बन पे, बसंती को बचाने के लिए बैक साइड अटैक करेगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, ये बैक साइड अटैक करेगा। और ये क्या है, ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड, न्यूक्लियोफाइल मिथाइल क्लोराइड बैक साइड अटैक किया, और जैसे ही ये अटैक करेगा कि अब क्या होगा, इधर से बैक साइड से जाके और धक्का लगाएगा, किसको, गब्बर को धक्का लगाएगा पीछे से। बीरू बैक साइड से अब इधर पहरेदारी कर रहा है, सामने बंदूक लेकर खड़ा है, हथियार लेकर, आओ सीधे ठोक देंगे। अब क्या हुआ कि पीछे से पहुंच गया, तो पीछे से पहुंच गया तो देख थोड़ी ना रहा है, तो क्या करेगा, पीछे से धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो गब्बर घर से
बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं? पीछे से तुमको धक्का लगाएंगे तो वहीं पे अड़े रहोगे कि जाओगे बाहर, कभी आना दिखाएंगे तो वो बाहर जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, बीरू बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा देखो। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे दो चीज एक साथ होगा। अब यहां पे दो चीज होगा देखो, OH क्या हो रहा है, यानी जो बीरू है वो धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करेगा बैक साइड से, पीछे धीरे धीरे जुड़ेगा किससे, कार्बन से, बसंती से। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो OH था, OH वो धीरे धीरे कार्बन से जुड़ना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे बीरू घर के अंदर प्रवेश करेगा, धक्का लगा रहा है, तो धीरे धीरे क्लोरीन क्या होगा, घर से बाहर निकलेगा। तो यहां से क्लोरीन घर से बाहर निकलेगा। अब देखो एक चीज बताओ, क्या गब्बर पूरी तरह से घर में चला गया? नहीं, धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जाने का प्रयास कर रहा है तो क्या गब्बर पूरी तरह से बाहर भाग गया? इतना डरपोक तो नहीं है, कुछ देर तो फाइटिंग होगा भाई। गब्बर भी इतना कमजोर नहीं है कि एक फाइट मारे और उसके बाद वो तुरंत बाहर भाग जाए, नहीं, वो भी मजबूत है। तो इसीलिए थोड़ी देर फाइटिंग होगी। तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, OH कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो पहले देखो OH के पास पूरा निगेटिव चार्ज था, फुल निगेटिव। अब जैसे जैसे कार्बन से जुड़ना शुरू करेगा वैसे वैसे अपना निगेटिव लॉस करेगा, और अभी चूंकि आधा जुड़ा है इसीलिए इस पे अब डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, यानी कुछ निगेटिव कम हो गया। पहले पूरा निगेटिव था, अब कुछ निगेटिव हो गया, आधा निगेटिव। अब देखो क्लोरीन जब ये बॉन्ड लेके जाएगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो 1 2 3 और एक बीरू के साथ बन रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्लोरीन ने बॉन्ड लेके जाएगा बाहर। ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इसी के तरफ था, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन लेके जाएगा। तो जब पूरी तरह से क्लोरीन बाहर हो जाएगा तो इस पे पूरा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला लेके जाएगा और एक कार्बन वाला लेके जाएगा। तो अभी निकला नहीं ना है पूरा, अभी तो ये निकलने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इस पे भी अभी पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। OH जुड़ने का प्रयास कर रहा है और क्लोरीन निकलने का प्रयास कर रहा है। और ये जो स्टेट है बच्चों, ये जो अवस्था है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। और ये जो स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल है, अत्यधिक अस्थाई है। क्यों? क्योंकि ये देखो पेंटावैलेंट है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, और कार्बन 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब बहुत कम समय के लिए अप टू 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए बनेगा, और उसके बाद तुरंत ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ये तो तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज होता है और हमें कंपाउंड क्या मिलता है, देखो हमें कंपाउंड मिलता है ए, मिथाइल एल्कोहल। दिस इज मिथाइल एल्कोहल, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। और साथ में ये जो Cl- देख रहे हो, ये Cl- बाहर हो गया और यहां बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल SN2 रिएक्शन। अब एक चीज यहां पे और नया चीज हुआ है, देखो क्या, अभी देखो, अब इसको मिटा देते हैं, घर खत्म, अब गब्बर बसंती का कहानी खत्म। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको समझाने के लिए हम 16 दिखा रहे थे। चलो टिकट का पैसा जल्दी जल्दी जमा करो, फटाफट जल्दी करो, कंजूसी नहीं। देखो बसंती, गब्बर,
बीरू बीरू, अरे भैया बीरू तो छुप कह रहे हो। तो यहाँ पे क्लोरीन सामने था तो सामने OH पे निगेटिव है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सारी बात को ध्यान से समझना और सुनना भी ध्यान से। तो यहाँ पे सुनोगे तभी समझ में आएगा। ओके हाँ, इतना समझदार तो हो यार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव रिपल्शन होगा, जिसके वजह से OH सामने से अटैक नहीं कर सकता। मतलब बीरू में भी इतना हिम्मत नहीं है कि गब्बर के सामने आ जाए। बोले क्या सोच कर आए थे, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? तो देखो सामने से अटैक ना करके बीरू बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां से क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकलेगा और OH धीरे धीरे जुड़ेगा। तो इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि पेंटावैलेंट है। कैसा है? पेंटावैलेंट, पंच संयोजी। 5 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन का। हालांकि ये दोनों अभी इनकम्प्लीट है, फिर भी 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं करता, किसी भी स्टेट में नहीं करता। तो इसलिए बहुत ही अनस्टेबल है और तुरंत ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो काम हो रहा था वो अभी पूरा हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा और OH पूरी तरह जुड़ जाएगा तो हमें मिथाइल एल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा और Cl- बाहर। नया चीज क्या हुआ तो देखो, अभी जो आप तीनों हाइड्रोजन देख रहे हो ये इस ओर है, देखो तो क्लोरीन इधर है और तीनों हाइड्रोजन इस तरफ है। एक्चुअल में इस ऐसे नहीं होता है, एक्चुअल में होता कैसे है देखो, होता है एक क्लोरीन हो गया, उसके बाद इस तरह से होता है, इस तरह से। ए हाइड्रोजन आप देख रहे हो बोर्ड के बाहर है, ऐसे वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं हम। ये जो वेज लाइन देख रहे हो ये बोर्ड के बाहर है और ये जो डैश लाइन देख रहे हो वो बोर्ड के अंदर है और ये दोनों प्लेन में है। तो इसी तरह से ये होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसके जगह पे ये वाला फिगर बना के भी और कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि तीनों हाइड्रोजन इस तरफ है और क्लोरीन सामने है। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तब क्या हुआ, प्रोडक्ट बना तो देख रहे हो तीनों हाइड्रोजन उल्टे डायरेक्शन में आ गया है। अब इधर आ गया, पहले उधर था अब इधर आ गया है, उलट गया है। क्या हुआ है, क्या हुआ, हाँ पलटी मार दिया, उलट गया। उधर OH और इधर CH3। ये जो घटना है ना, घटना कैसा घटना देखो, इसका सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं कैसे होता है। अभी बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में कभी कभी बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी आता है, तेज हवाएं चलने लगती है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग छाता लेकर ऐसे ऐसे निकलते हैं बाहर और बारिश रोकने के लिए ऐसे छाता लिए हुए, उधर से तेज हवा आया, छाता का मुंह ऐसे था, बेचारे का कुछ देर के बाद ऐसे हो गया, वो उलट गया पीछे की ओर। पहले ऐसे था अब पीछे की ओर चला गया, हथियार बन गया, हथियार। तो इस घटना को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या, इन्वर्जन यानी छाते की तरह उलट जाना, पलट जाना, छाते की तरह पलट जाना। तो यही काम तो हुआ था। अभी देख रहे हो अभी ऐसे है, ऐसे इधर की ओर छाता है ऐसे। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, छाता का थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब पलट गया ना। तो यहां पे एक घटना हुआ जिसको हम बोले इन्वर्जन। इन्वर्जन सिंपल लैंग्वेज में, उसका हिंदी नहीं है, बस समझने के लिए छाते की तरह पलट जाना। तो ये पूरा हमारा मैकेनिज्म था किसका, SN2 रिएक्शन का। चलो फिर से रिकॉल करते हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप यानी हेलोजन बाहर निकल रहा था और कार्बोकेटायन बन रहा था, और दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और तब जाके प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में Cl का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना दोनों साथ साथ हो रहा है। देख रहे हो रहा है कि नहीं।
गब्बर का हथियार लेके यहाँ पे खड़ा रहना और धीरे धीरे वीरू का अटैक, दोनों साथ साथ, यानी एक ही स्टेप में, इसी स्टेप में गब्बर भी है और वीरू भी है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे गब्बर पहले बाहर जा रहा था, इसलिए शिकार करने, ठीक है। और जब गब्बर पहले स्टेप में शिकार करने निकल गया, तब दूसरे स्टेप में देखते देखते वीरू आया और फिर बसंती को लेकर भागा। तो 2 स्टेप, यहाँ पे गब्बर भी सामने है। अब देख रहा है कि अब ये बाहर जाने वाला नहीं है, एक दिन चौंक गया है, समझ गया है कि वो अटैक करेगा जरूर दोबारा, तो इसलिए अब ये बाहर गया नहीं। तो उसी समय पीछे से क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है। तो दोनों साथ साथ हो रहा है। और चूंकि इसी स्टेप में बोन का टूटना हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। ये क्या होगा, ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा ना। हम बोले ना कि ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो जब बहुत अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप से ही हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट पता करते हैं। तो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप इसे पूरा अच्छे से कॉपी करो, फिर यहां से बढ़ते हैं आगे। देखो तो क्या था हमारा SN2 रिएक्शन में, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इसको। दिस इज कार्बन, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये हाइड्रोजन है, और एक डैश लाइन के द्वारा दिखा देते हैं इसको। चलो, एक यहाँ हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। H है, यहाँ H है और यहाँ पे H है, और बैक साइड क्या कर रहा था, वो H माइनस अटैक कर रहा था। और इसी को हम लोग बोल रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप, ठीक है। तो बताओ, हम बोले थे कि रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट, रिएक्शन का रेट, दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो दर होता है, याद आ रहा है, पिछला वाला में बताए थे, अभिक्रिया का दर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, या इसको कंसंट्रेशन ना लिख के सीधे क्या कर दो, रिएक्टेंट लिख दो, अभिकारक, और इसे ब्रैकेट में कर दो, बिग ब्रैकेट में। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। रिएक्शन का जो रेट होता है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पे देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट है हमारा, 2 रिएक्टेंट, एक तो हेलो एल्केन है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तो रेट जो होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के कंसंट्रेशन के, और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी ही न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इस पे भी निर्भर करेगा, OH माइनस पर भी निर्भर करेगा। मतलब कि SN2 रिएक्शन का जो रेट हुआ बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K, तो रेट इक्वल टू हो गया K इनटू, दिस इज हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा, और OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा, दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। वही याद करो, पीछे वाला रिलेट कर दे चलो एक दूसरे को। SN1 में क्या था, SN1 में फर्स्ट स्टेप जो था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं था, वहां पे सिर्फ बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, सिर्फ क्लोरीन बाहर निकल रहा था और कार्बोकेटायन बन रहा था। तो जो रेट था वो सिर्फ हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं, क्योंकि ये जो था वो सेकंड स्टेप में आ रहा था और सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप था। देखो कॉपी खोल के, और
यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दोनों आ गया है और यही स्लो स्टेप है, तो इसका रेट इस पे भी निर्भर करेगा और इस पे भी निर्भर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कितने मॉलिक्यूल हो गए, कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, मॉलिक्यूलरिटी जिसे हम प्यार से अनुक्ता कहते हैं, ये मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 2 हो गया। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कोटि भी कितना होगा, कोटि भी 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 और मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 2 दोनों 2 होने के कारण इसका हम नाम देते हैं SN2 रिएक्शन। क्या नाम देते हैं बच्चों, आप समझ में आया कि एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है तो फिर SN2 क्यों बोलते हैं, वो स्टेप नहीं है। SN2 हमें बता रहा है कि इसका ऑर्डर 2 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है। SN1 में हमें बताता है कि उसका ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ, 2 का मतलब हुआ बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर। N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का फुल नेम क्या हुआ, बाइमॉलिक्यूलर, यानी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो और फिर बढ़ते हैं हम यहां से आगे। ओके, चलो अब कुछ कंपाउंड बनाते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद आपसे एक सवाल। यहां पे एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड, एक और कंपाउंड बनाते हैं। एक और कंपाउंड बनाते हैं। और लास्ट एक कंपाउंड और बनाते हैं। देखो ये क्या क्या है हमारे पास, देखो तो एक कार्बन है और एक क्लोरीन है, एक कार्बन है और क्लोरीन है, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा अब इसका देखो, इसका एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। अब यहां पे देखो, इसमें ये क्या है, ऐसे है CH3 Cl, समझ में आया, CHCl ये है CH3 CHCl। यहां देखो CH3, यहां पे CH3 और ये हो गया CH और Cl। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। याद आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों, तो इसका भी देखो कैसे बनेगा, ऊपर CH3 है, बगल में CH3 है और नीचे CH3 है, देख रहे हो CH3 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 और यहाँ पे कार्बन है। तो ये क्या है बताओ, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल हो गया। अब एक जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो टर्शियरी कार्बन है, 3 डिग्री, क्योंकि 3 तरफ से कार्बन है, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये सब क्यों बना रहे हैं, इसका काम है अभी। देखो एक ऐसा है 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी क्या है, ये भी कार्बन से एक ही को कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है। एक ऐसा है, इस कार्बन से क्लोरीन है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हुआ। और ये कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हुआ। ओके, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब दो। मान लो कि इन सब में हमें SN2 रिएक्शन देखना है कि किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो बताओ SN2 रिएक्शन कब फास्ट होगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है वहीं पे ना रिएक्शन जल्दी होगा। अब बताओ, बसंती को गब्बर कैद करके रखा है और बीरू को अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बसंती छूट जाएगी? नहीं ना। तो वही बात है, न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी, जितना आसानी से अटैक कर पाएगा उतना ही जल्दी SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगा। तब आपको यहां पे देखना है इन चारों में कि कहां पर बीरू का अटैक करना आसान है, कहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। अटैक कहां करना है? बसंती कहां है? यहां है। इसमें कहां है? यहां है। और इसमें कहां है? यहां है। और इसमें यहां है। ओके, अब देखो कहां पे अटैक करना आसान है। तो बताओ, हम एक और सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम नहीं, कोई दूसरा आदमी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जांपल अलग तरह का है। तो यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और एक सामने लड़का है, वो चाह रहा है कि उसको एक थप्पड़ लगाए, थपड़िया के निकल जाए। अब बताओ, अगर लड़का अकेले खड़ा है, सिंगल, हम फिर से बोल रहे हैं, हम नहीं है, दूसरा लड़का है, तो अगर वो अकेले खड़ा है तो आएगा उधर से दौड़ते हुए, थपड़िया को निकल जाएगा, क्योंकि ये तो बेचारा आराम से खड़ा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये लड़का खड़ा है और एक इधर और एक इधर, दो और लड़का खड़ा हो गया। अब थोड़ा सा सामने वाले को मुश्किल है क्योंकि पहरेदार बढ़ गया है। तब सतर्कता से, चाहे तो वो आगे से अटैक कर सकता है, सामने से, नहीं तो पीछे से अटैक कर सकता है, काहे कि बगल में तो दो को खड़ा है। पहले क्या था, चारों तरफ से अटैक कर सकता था। अब क्या हुआ कि एक आगे खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, तो अब वो सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो मुश्किल बढ़ रहा है कि नहीं? मतलब जितना ज्यादा पहरेदार बढ़ेगा, जितना ज्यादा उसके आसपास, जिस पे अटैक होना है उसके आसपास भीड़ भाड़ बढ़ेगा, अटैक करना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि कार्बन नहीं, और हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे अटैक करना सबसे आसान है, यहां पर अटैक करना आसान है, अटैक करना आसान है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान है। लेकिन देख रहे हो, जैसे यहां पे आए थे, एक आदमी बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया, तब यहां पे अटैक करना क्या हो गया, कठिन। अब यहां पे आओ, तो यहां पे दो आदमी बढ़ गया, अब यहां पे थोड़ा सा और अटैक करना मुश्किल हो गया, और यहां पे तो कहो ही मत, अटैक करने वाला पिटा जाएगा, आएगा तो घेरा जाएगा बेचारा चारों तरफ से। बीरू को भी सोचना पड़ेगा, अब जय को साथ में लेके आएगा। ये देखो, तो यहां तो अटैक करना बहुत मुश्किल हो गया ना, यहां पे बिल्कुल आसान है, यहां पे थोड़ा कठिन, यहां पे और कठिन, और यहां पे बहुत कठिन। तो यहां पे अटैक करना, किसका अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो प्यारा सा फिगर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, यानी इसके 3 डायमेंशनल स्पेस में कितना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कितनी बाधाएं हैं। तो यहाँ पे 1 बाधा है, यहाँ पे 2 बाधा है, और यहाँ पे 3 बाधा है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही कठिन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना जितना कठिन होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि
SN2 की क्रियाशीलता, SN2 की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। SN2 का रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इससे क्या समझते हो बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 और SN2, तो बताओ ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा तो मिथाइल होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो ये दोनों 1 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है तो 2 डिग्री का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगा और 3 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। तो दिस इज, जितना बोलो उतना कम होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो अब याद करो, SN1 में क्या बताए थे हम? SN1 में बताए थे कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है, और कौन कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो इसीलिए SN1 का रिएक्टिविटी क्या, अगर हम SN1 का बात करें, SN1 का तो ये उल्टा था, 3 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा था, फिर 2 डिग्री का रिएक्टिविटी था, फिर 1 डिग्री का था। लेकिन जब SN2 की बात करेंगे तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा और सबसे कम 3 डिग्री का। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। चलो SN1 रिएक्शन पे तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, SN2 रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये सब जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत डिटेल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग के पास बच्चे लेट से आते हैं, तो लेट से आने की वजह से 11th का पूरा सिलेबस हम लोग अच्छे से चाह कर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। चाहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाए, आइसोमेरिज्म को, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को बहुत डिटेल्स में खींचा जाए, लेकिन वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय की पाबंदी होती है और भी चैप्टर्स देखने होते हैं। और आप लोग आते हो जून में, अगस्त, जून जुलाई में आते हो, तो आधा टाइम तो पहले ही समाप्त हो गया, तो इसके वजह से हम लोग के पास थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। और 12 की बात करें तो 12 में पूरा टाइम तो होता है, लेकिन 1 घंटे का क्लास में, 1 सवा घंटे का क्लास में सब कुछ पढ़ा देना, उसमें आपके सवालों का जवाब देना भी होता है, उसमें बीच में आप लोग कुछ हाँ समझ रहे हो, करते भी रहते हो, तो सारी चीज को हैंडल करके पूरी डिटेल में पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे दिया जाए। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जो है वो पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम वीडियो को एडिट कर देते हैं तो जितना भी मिटाने वाला हो गया वो खत्म हो जाता है, बक कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बकवास ना किया जाए, सीधे पॉइंट पे आते हैं, सीधे आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पाबंदी नहीं है, यहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में पढ़ा पाएंगे, हम जितना आपको मटेरियल देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और हम भी जान लगा देंगे और आप भी जुनून लगा दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और हाँ, एक चीज लगता है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, क्योंकि 12 में तो 1200 तो खुद के मेरे स्टूडेंट हैं, तो अगर सबके पास वीडियो पहुंच जाता और वे भी सब्सक्राइब करते तो अब तक सब्सक्राइबर 1000 से पार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 500 के पार हुआ है। तो इससे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हो। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा लें, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसे देख सकें। ओके, मैं आपको रिएक्टिविटी ऑफ RX टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता। तो इफ R इज सेम, R सब जगह सेम है, तब क्या होगा,
RI की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी। ये हम पहले वाले में भी बताए थे, SN1 में भी यही होता है, डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कैसा है, ठीक है। तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ SN1 और SN2 दोनों में वही होगा। अगर R सेम है तो RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBR होगा, उसके बाद RCl होगा और सबसे कम रिएक्टिव RF होगा। और इफ X इज सेम तब क्या होगा, तब यहां पे देखो, तब हम आपको बताएं कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा और उसके बाद सबसे कम कौन होगा, 3 डिग्री। ये SN2 के लिए है, किसके लिए, SN2। SN1 के लिए जस्ट ये वाला क्या हो जाता है, ये तो सेम ही रहता है लेकिन ये वाला उल्टा हो जाता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि CH3I और CH3Br, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN2 के प्रति। तो देखो R तो दोनों में सेम है, जब R सेम है तो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे देख लो आयोडीन का ज्यादा है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और सवाल, चलो इसमें बताओ A और B, इसमें बताओ इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो हाइड्रोजन दोनों जगह सेम है, तब कौन सा लगेगा, ये वाला। तो यहाँ पे देख रहे हो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री हुआ और ये 1 डिग्री हुआ, क्योंकि एक ही तरफ से कार्बन है। तो 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री, तो ये वाला हो गया। समझ पा रहे हो। तो चलो ये 2 क्वेश्चन था, और कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। चलो देखो तो कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके लिए, SN2 रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो जल्दी से आप लोग इसको करने का प्रयास करो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। निम्नलिखित यौगिकों को लिख लो, निम्नलिखित यौगिकों को SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में सजाएं। ओके, अब चलो देखते हैं। पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो चलो बना लेते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन। देखो ये है हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन और पहला पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और दूसरा CH3 CHBr CH2 CH3, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है और ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है। 1 2 3 4। अब बताओ ये पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इधर है सॉल्यूशन। तो बताओ ये 1 डिग्री है और ये देख रहे हो 2 डिग्री है। कैसे भाई, कैसे? तो देखो एक कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है और ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री हुआ। और यहाँ पे कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इस पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2 डिग्री हुआ। तो आप बताओ 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? 1 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री, तो यहाँ पे A जो हुआ B से ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो CH3 CH2Br। अब इसको क्वेश्चन तो उतार ही होगे, चलो इसको यहाँ पे बना देते हैं। पहला है दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2Br। उसके बाद क्या है? उसके बाद है CH3 CH3 और Br, और यहां पे क्या है? Br। देखो ये A था, ये B है और ये C है। दूसरा क्वेश्चन का ये 2 मिथाइल है ना, तो एक मिथाइल इधर जोड़ दिया और एक मिथाइल नीचे जोड़ दिए। देख लो एक बगल में जोड़ दिया, यहाँ पे 2 मिथाइल था बगल में, तो एक इधर जोड़ दिया और एक नीचे जोड़ दिए। यहाँ पे 3 मिथाइल था इस कार्बन के साथ, तो 3 तरफ से जोड़ दिए। अब बताओ ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री है, फिर B होगा और सबसे कम रिएक्टिव C होगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा हम अलग अलग कलर से बना दे रहे हैं, पहला का ये है, दूसरा का ये है और तीसरा का ये है। ब्यूटेन 2-OL, ब्यूटेन CH3 CHOH CH2 CH3, ये है ब्यूटेन 2-OL और ये है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-OL, 2-मिथाइल देखो ए है और ये बी है। देखो 1 2 3 4 2, ये हो गया 4 कार्बन, तो ब्यूटेन और 2 पे एल्कोहल है तो ब्यूटेन 2-OL हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 पे मिथाइल और 2 पे एल्कोहल, तो 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटेन, पहले तो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे एल्कोहल है तो 2-OL हो गया, OL, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-OL। अब देखो ये जो है जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हुआ 2 डिग्री हुआ, और इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हुआ 3 डिग्री। तो यहाँ भी हमारा A इज मोर रिएक्टिव देन B, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 के प्रति। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे सिंपल देख लो, इसमें यहीं पे बनाते हैं, ये कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, अब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है सिर्फ इधर, तो 1 डिग्री हुआ। यहाँ पे इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है और ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी, तो ये 2 डिग्री हुआ, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये हो गया। इसमें देखो आयोडीन और क्लोरीन, तो आयोडीन जो है कंपाउंड तो सेम है, 1 2 3 1 2 3 सेम है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा रिएक्शन। तो हम बताए थे आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्टिव होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, SN2 रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उस पे क्वेश्चन भी करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में अंतर क्या होता है, और उसके बाद कुछ फैक्टर जो SN1 और SN2 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, हम उसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे गब्बर और बसंती था, वहां पे एकदम सिंपल ट्रिक बताएंगे कि SN1 और SN2 में अंतर कैसे याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।